हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईटिव क्लासेस। दोस्तों, आज है दिसंबर 7 ट्यूसडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। आपके सामने जो आपको नजर आ रहा है ये है आपका फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज में जो सबसे पहली न्यूज़ है वो आती है नागालैंड से। अनफॉर्चुनेटली नागालैंड में कुछ आर्मी के जवानों की गलती की वजह से कुछ सिविलियंस की वहां पे डेथ हो गई है, जिसकी वजह से पूरे नागालैंड में इस समय काफी डिस्टरबेंस चल रही है। इवन एक आर्मी का जवान भी मारा गया है, क्योंकि वहां पे जो लोकल लोग थे जब उन्होंने रिएक्शन दिया तो पत्थरबाजी वगैरह जब हुई तो एक जवान की भी वहां पे डेथ हो गई है। तो ये पूरे का पूरे मामले की वजह से नागालैंड वाला जो इशू था वो दोबारा से फ्रंट पे आ गया है। और आज का इवन जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है वो भी नागालैंड के बारे में ही है। देखिए, थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड में लेना चाहूंगा। हालांकि हम लोग इसको पहले भी एनालिसिस में कर चुके हैं, लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पे आए हैं उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसकी ब्रीफ बैकग्राउंड क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हो तो। देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं नागाज की बात करते हैं। नागा दोस्तों एक ट्राइब होती है, और ये नागा ट्राइब ना सिर्फ नागालैंड में ही नहीं रहती। नागालैंड के अलावा मणिपुर में भी, आसाम में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी नागा, इवन म्यांमार के अंदर भी जो है काफी नागा पीपल रहते हैं। तो एक मूवमेंट है जिसे कहा जाता है ग्रेटर नागालिम। तो वहां पे कुछ फैक्शंस हैं जिनका ये डिमांड है कि नागालैंड वाला जितना भी एरिया है जहाँ पे नागा लोग रहते हैं, इसको सेपरेट स्टेट बनाया जाए। हालांकि उनकी डिमांड तो कंट्री की है, लेकिन वो तो खैर फुलफिल नहीं होने वाली है। तो उनका कहना कि उनको ऑटोनॉमी दी जाए और ये पूरे का पूरा नागालैंड को, जहाँ पे नागा लोग रहते हैं उसको एक टेरिटरी दे दिया जाए। क्योंकि देखिए, नागालैंड जो है ना पहले आसाम का पार्ट हुआ करता, तो आसाम में थोड़ा बहुत नागालैंड निकाल दिया गया है। मणिपुर वाज आल्सो पार्ट ऑफ आसाम, है ना। ये जितने भी स्टेट वहां पे नजर आते हैं ना, सब आसाम के पार्ट हुआ करते थे। तो नागालैंड के अंदर मेजोरिटी पीपल डेफिनेटली नागा लोग हैं, लेकिन उसके अलावा इधर उधर भी रहते हैं। तो उनकी ये डिमांड है। अब उस डिमांड को लेके अगर आप देखो तो 1960s में और 1970s में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लैशेज हुए थे इंडियन गवर्नमेंट के साथ। बाद में जो है वो पीस वहाँ पे हुआ, पीस एग्रीमेंट हुए, सीज फायर हुआ। लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पे फिर से अभी कई सालों की पीसफुलनेस के बाद दोबारा से वहाँ पे इशू क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। मैं भी कुछ महीने पहले नागालैंड में ही था, मुझे वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। सब कुछ काफ़ी पीसफुल था। लेकिन ऐसा ही होता है ना, जब पीसफुल चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे गड़बड़ होने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। तो वो थोड़ा सा, ये तो प्रेजेंट वाला कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया कि जो आर्मी के जवान थे। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आर्मी के जवान वहाँ पे क्या कर रहे हैं। देखिए, नागालैंड जो है वो उसको एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है। डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर होने की वजह से वहाँ पे एफ्सपा, AFSPA, ये कानून होता है, इसको लागू किया गया है। एप्सपा क्या होता है थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको ये कि वहाँ पे ना कई सारी पार्टीज हैं। एक तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक वहाँ पे नागालैंड की जो चुनी हुई सरकार है वो है, उसके अलावा कई दूसरे ग्रुप हैं जो, जिसे आप जो है इंसर्जेंट ग्रुप भी कह सकते हो, जिसे आप जो है सेपरेटिस्ट ग्रुप भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे आपका NSN हो गया, आइजक मूवा वाला ग्रुप हो गया, और भी कई सारे ग्रुप हैं। तो इनके बीच में लगातार बातचीत चलती रहती है ताकि उसका एक पीसफुल सोल्यूशन निकाल सके। अब इन सब की ना डिमांड अलग अलग है। जो ये NSCN है, इनकी डिमांड क्या है, ये चाहते हैं कि नागालैंड का एक सेपरेट फ्लैग हो, नागालैंड का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो, और नागालैंड को सोवरेन बनाया जाए। मतलब सोवरेन का मतलब ये आप समझ सकते हो कि सेपरेट कंट्री होनी चाहिए। ये इनकी डिमांड होती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेटली इन डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकती, जो वो उनकी आइडियोलॉजी के भी अगेंस्ट है और हमारी कंट्री की यूनिटी के अगेंस्ट भी है। तो ये सारे के सारे बीच में जो है बातें चल रही थी। 2015 के अंदर में जो है एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट डिसाइड किया गया था। उस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में कुछ कंडीशन सेटिस थी, जिसके बाद जो है वहाँ पे सीज फायर हो गया था। सीज फायर का मतलब ये है कि वहाँ पे थोड़ा पीसफुल माहौल बन गया था 2015 के बाद में। तो ये कोई आज का मुद्दा नहीं है भैया, 1950-60s का मुद्दा है। लेकिन उस जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट था, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी, मतलब लैंग्वेज काफी कंफ्यूज करने वाली थी। अब ये समझ लीजिए, जैसे एग्जाम में होता है ना कई बार कि क्वेश्चन हमारे पास कुछ और होता है, उसका कुछ और इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, आंसर कुछ और लिख देते हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की जो डिमांड थी वो काफी कंफ्यूजन था उसमें, जिसमें कई ऐसी बातें कही गई थी जिसकी वजह से वो दिक्कत क्रिएट हो रही थी, जैसे सोवरेनिटी, शेयरिंग सोवरेन पावर, यूनिक हिस्ट्री एंड द पोजीशन, पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ टू एंटिटीज। यहाँ पे टू एंटिटी का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि टू एंटिटी का मतलब कुछ और है, और ये जो NSCN है वो कहती है कि टू आइडेंटिटी का मतलब है कि दो सेपरेट कंट्री। तो ये जो टर्म्स थी ना फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के अंदर, वो दोनों ने अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो NSCN का कहना है कि हमें सेपरेट फ्लैग चाहिए, हमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये था,
जम्मू कश्मीर का जो है सेपरेट फ्लैग था, जम्मू कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। तो तब तक जब जे.एंड.के का कॉन्स्टिट्यूशन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस नहीं कर रही थी, क्योंकि जब एक स्टेट को दिया जा सकता है तो दूसरे को भी दिया जा सकता है। लेकिन अभी क्योंकि 370 को हटा दिया गया है, तो जे.एंड.के का सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसीलिए हम लोग, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि हम लोग कश्मीर के बाद नागालैंड को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग नहीं दे सकते। अब ये पूरी की पूरा मामला वहां पे था, जिसकी वजह से कुछ वायलेंट एक्टिविटीज वहां पे हो रही थी। तो रात का समय था, जो पुलिस के जो हमारे आर्मी के जवान हैं, जब वो वहां पे गए तो कुछ एक्टिविटी वहां पे हो रही होगी, इंटेलिजेंस उनको मिला होगा, लेकिन इंटेलिजेंस कई बार गलत भी हो जाता है, तो वो गलती उनसे हो गई। उनको लगा कि ये वायलेंस क्रिएट करने वाले ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने गोलियां चलाई और बहुत कई सारे सिविलियंस की वहां पे डेथ होगी, जिसकी वजह से ये पूरा मामला फंसता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि इस पूरे जो वहां पे समस्या है, इसकी जड़ कौन है? एप्सपा इसकी जड़ है, AFSPA। अब ये एप्सपा क्या होता है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखिए, एप्सपा दोस्तों एक कानून होता है, ठीक है। इस कानून को जो है 1958 में सबसे पहले पास किया गया। हालांकि 1958 से पहले भी कि अगर बात करो प्री प्री इंडिपेंडेंस की, अगर आप बात करो, क्योंकि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उस समय वो जो वॉइसरॉय थे लिलिंग दो, इन्होंने एक कानून पास किया था जिसका नाम था आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1952। बाद में इंडिया में जब आज़ादी हम लोगों को मिल गई, आज़ादी के बाद जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स थे या जे.एंड.के था, कई सारे स्टेट ऐसे थे जहां पे डिस्टरबेंस थी, तो उन एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया गया और फाइनली 1958 में एप्सपा को पास किया गया, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये स्पेशल जो पावर एक्ट होती है ना, ये किसको स्पेशल पावर दे रहे हैं? यहां पे जो स्पेशल पावर दी जाती है वो आर्मी को दी जाती है, सिक्योरिटी फोर्सेस को स्पेशल पावर दी जाती है, मतलब उनको इम्यूनिटी दी जाती है। इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि वो किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी पीट सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इसका मतलब होता है इम्यूनिटी। अब ऐसा नहीं है कि गली में चलते हुए किसी को भी पकड़ के मार देंगे। जब उनके पास इंटेलिजेंस होती है, जब उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, तभी वो जाके वहां पे एक्शन लेते हैं। जे.एंड.के के भी अंदर भी ये लागू किया गया है, कई सारे स्टेट में इंडिया में कानून है। अगर आप देखो अभी तो देख सकते हो, जे.एंड.के, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मेघालय में खैर अभी नहीं है, वो हट गया है कई सारे एरिया से। तो ये कई बार सरकार को जब लगता है कि सिचुएशन वहां पे इंप्रूव हो गई है, तो सरकार उसको हटा देती है और कई बार उसको इंप्लीमेंट कर देती है। तो ये कुछ स्टेट है जहां पे एप्सपा है। नागालैंड के लोगों का यह मानना है कि भैया सारे इस समस्या की जड़ एप्सपा है, तो एप्सपा को डेफिनेटली यहाँ पे हट जाना चाहिए। लेकिन सरकार कहती है कि अगर एप्सपा वहां से हट गया तो वहां पे जो वायलेंट ग्रुप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा एप्सपा के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। देखिए, एप्सपा एक बिल्कुल सेपरेट मुद्दा रहेगा। आपका जो जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी वाला पोर्शन होता है, वहां से आपको एप्सपा पढ़ना रहता है। तो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी एप्सपा आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है, जितना न्यूज़पेपर में बनना चाहिए था। उसके अलावा अगर आपको डिटेल में जानना है इस टॉपिक के बारे में, तो आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, है ना, ऐप के जो नोट्स वगैरह में उसको आप ऐड कर सकते हो। खैर, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ आती है कहाँ से? इंडिया और रशिया से आती है। देखिए, इंडिया और रशिया के बीच में ना एक ईयरली समिट चलता है। 2000 में ये समिट शुरू हुआ था और उसके बाद हर साल समिट चलता है। 2019 के बाद अभी 2021 में ये समिट हो रहा है, लगभग 2 साल के बाद, क्योंकि बीच में कौन आ गया था? कोविड आ गया था। तो इसमें होता क्या है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और रशिया के प्रेसिडेंट आपस में मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ खास मुद्दों पे अग्रीमेंट करते हैं। तो इस बार क्या हुआ, कल की ये बात है, कल जो है रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आए, मोदी जी से मुलाकात की और उन्होंने कई सारे मुद्दों पे बात की। अब खैर थोड़ा सा अमेरिका को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया की भी दोस्ती काफ़ी भैया आगे बढ़ गई है। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ क्लोजनेस करे, लेकिन रशिया तो हमारा बहुत पुराना दोस्त है ना, तो रशिया को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 1971 आपका याद ही होगा, इंडिया जब पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उस समय में रशिया ने ही हमारा साथ दिया था, अमेरिका तो हमारे ऊपर अटैक करने ही वाला था। तो खैर ये जियो पॉलिटिक्स होती है दोस्तों। पॉलिटिक्स में ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। जैसा जिसको अपना इंटरेस्ट नजर आता है, अपनी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने वेलफेयर के हिसाब से वो काम करता है। तो रशिया को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को रशिया की जरूरत है, यूएसए को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को यूएसए की जरूरत है। तो ये सब ऐसे ही चलता रहता है। कोई यहाँ पे ऐसे भाई बंधुवाद नहीं होता है, जरूरत के हिसाब से ही सारी चीजें होती हैं। तो खैर, कुछ खास खास अग्रीमेंट भी यहाँ पे किए गए हैं कि AK-243 ये असॉल्ट राइफल होती है, बहुत काम की होती है, जबरदस्त राइफल होती है। तो इंडिया ने कहा है कि भैया 5,000 करोड़ की यहाँ पे डील की है और एक प्लांट लगाया जाएगा। कहाँ पे? अमेठी में प्लांट लगाया जाएगा। तो अमेठी में इनको प्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया है। अब इंडिया में उससे
पहली बात तो इंडिया को उसमें एक टेक्नोलॉजी मिल सकती है और इंडिया में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी उससे जनरेट होगा। एक और मुद्दे पे जहाँ पे यहाँ पे देखिए वैसे तो बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई है ना? चाइना को लेके भी कुछ बात हुई होगी, पाकिस्तान को लेके बात हुई है, अफ़गानिस्तान को लेके बात हुई है ना? कई सारे मुद्दों पे बात की है। एक और जो यहाँ पे खास मुद्दे पे बात की है वो है एस-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम में से माना जाता है। ये 5 बिलियन से ज़्यादा की डील इंडिया ने रशिया के साथ की हुई है। मतलब इंडिया को एस-400 डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है, जिसकी वजह से इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो कई ज़्यादा गुना बढ़ जाएगी। अब ये एस-400 सिस्टम क्या होता है, इसके लिए चैनल पे ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा या फिर यहाँ कहीं राइट हैंड में एक आई बटन पे क्लिक करके भी इस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, तो यही थी आज की फ्रंट पेज से न्यूज़। आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो आता है कहाँ से, एनएफएस मतलब हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी 5th किया गया है। अभी हम लोग इसका क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन थोड़ी देर में, क्योंकि एडिटोरियल सेक्शन हम सबसे एंड में करते हैं। फिर बढ़ते हैं एक्सप्लेन सेक्शन में। एक्सप्लेन सेक्शन में वही रसिया और यूक्रेन की बात चल रही है। परसों वाले एडिटोरियल में भी मैंने आपको इसको करवाया था कि यहाँ पे पूरा क्या मुद्दा चल रहा है। देखिए हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ मैं दोबारा से। देखिए चीज़ें दोबारा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका आता है रशिया, ये जो आपका है ना ये है आपका यूक्रेन, ठीक है, और ये है क्रीमिया। पहले जब यूएसएसआर हुआ करता था तो यूक्रेन वाज द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। उस समय यूएसएसआर के अंदर दो स्टेट सबसे ज्यादा पावरफुल थी, एक थी रशिया और दूसरा था यूक्रेन। बाद में यू नो वेरी वेल कि 1991 में जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये कई सारे जो कंट्रीज थी वो रशिया से बिल्कुल अलग हो गई, रशिया अलग रह गया और ये कंट्री अलग हो गई। तो इसका मतलब ये है कि यूक्रेन के अंदर अभी भी बहुत सारा रशिया का इम्पैक्ट है। इवन ये जो बाउंड्री एरियाज हैं वो यहाँ पे अभी भी बहुत सारे रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं। खैर यूक्रेन में इस यूक्रेनियन और रशियन काफ़ी क्लोज लैंग्वेज है। बहुत सारे रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं, उनका कल्चर भी सेम है, लैंग्वेज भी सेम है, हेरिटेज भी सेम है। भैया फैमिली रिलेशनशिप है ना, तो बहुत गाढ़े इनके बीच में रिलेशनशिप है। अब जब यूक्रेन अलग हुआ रशिया से तब समस्या यहाँ पे क्रिएट हो गई, क्योंकि यूरोप जो है वो यूक्रेन के क्लोज हो गया और रशिया जो है यूक्रेन से थोड़ा सा अलग हो गया। तो समस्या यही चल रही थी। 2014 में क्या हुआ, 2014 में यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट थे वो रशिया के काफ़ी क्लोज हो गए, जिसकी वजह से वहाँ पे उनके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। जनता ने उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर दिया, क्योंकि जनता नहीं चाहती थी कि वो रशिया के दोबारा से क्लोज जाएं, जिसका फायदा जो है रशिया ने उठाया और फाइनली रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया और रशिया ने यूक्रेन से ये जो एरिया है ना क्रीमिया, ये क्रीमिया पेनिनसुला, इसको भैया अनेक्स कर लिया, मतलब इसके ऊपर कब्जा कर लिया जबरदस्ती। तो इस समय यही समस्या चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में। प्रेजेंटली सिचुएशन ऐसी है कि रशिया के लगभग 1 लाख के लगभग ट्रूप्स जो हैं वो इस समय यूक्रेन के बॉर्डर पे तैनात कर दिए गए हैं। मतलब रशिया यूक्रेन के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। रशिया ने बिल्कुल ओपनली कह दिया है कि हमारे ऑप्शंस खुले हैं, हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। और नाटो तो मैंने आपको पिछली एनालिसिस में भी करवाया था। नाटो जो है वो यूएसए, कनाडा और यूरोपियन की कई सारी कंट्रीज का ग्रुप होता है और नाटो का ग्रुप बनने के बाद कोई भी किसी नाटो के कंट्री के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। अगर वो नाटो की कंट्री के ऊपर अटैक करेगा तो उस कंट्री के ऊपर सारी नाटो कंट्रीज मिलकर अटैक कर देंगी। तो यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। इसी वजह से रशिया यहाँ पे इसको दिक्कत दे रहा है। रशिया ने अमेरिका को सीधा सीधा कह दिया है कि भैया अगर यूक्रेन ने नाटो अटैक किया तो मैं सीधा यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दूंगा। ऐसा सीधा सीधा रशिया ने डायरेक्टली बोल दिया है। तो रशिया नहीं चाहता कि वो नाटो को करे। इसीलिए रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाना चाहता है कि अगर तुमने नाटो अटैक किया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो ये पूरे का पूरा मामला इस वजह से यहाँ पे फंसा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप क्रीमिया पेनिनसुला देख सकते हो। तो क्रीमिया के ऊपर इस समय रशिया का अधिकार होने की वजह से ये जो पूरा एरिया है ब्लैक सी वाला एरिया, यहाँ पे इस समय रशिया का कंट्रोल हो गया है काफी हद तक। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा मामला था जिसको आप अगर पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो मोटी मोटी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता ही दी हैं। खैर अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन पे। एडिटोरियल सेक्शन में जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात कर रहा है। देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को लेकर कई सारी पोस्ट हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी। अगर आपने इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इंस्टाग्राम ज्वाइन जरूर कर लो। i2 क्लासेस अंडरस्कोर यूपीएससी के नाम से आपको पेज उस पर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम अगर देखिए इंस्टाग्राम तो सब यूज़ करते ही है, तो डेफिनेटली आप इसको यहाँ पे फॉलो कीजिए। हमने यहाँ पे भी कई सारी पोस्ट डाली थी। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में इस समय बहुत सारा डेटा उसको इंक्लूड किया गया है। देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में हल्का फुल्का आपको बता देता हूँ। ये रहा,
ठीक है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देख सकते हो, पहला राउंड जो है 1992 में हुआ था और 5th राउंड जो है वो 2018 और 19 में कंडक्ट किया गया। मतलब इसमें 2018, 2019 और थोड़ा बहुत 2020 का डेटा इंक्लूड किया गया है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो कुछ फाइंडिंग्स हैं वो यहाँ पे हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो वगैरह के वो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है? और जो है माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ओवरवेट, डायरिया, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है? अगर आप गूगल कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट लेके भी इस डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो वो बात नहीं है, बात ये है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बहुत सारा डेटा सामने आया है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ सर्वे, इंडिया की जो सेक्स रेशियो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब इंडिया में जो फीमेल की अगर बात करो, इंडिया में भैया इस समय 1020 फीमेल हैं ओवर 1000 मेल्स। मतलब पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया फीमेल्स ज़्यादा हैं और मेल्स कम हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे नज़र आता है। तो एक अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। लेकिन इस एडिटोरियल में बताया गया है कि ये जो डेटा दिया गया है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं। तो उन ड्रॉबैक्स के बारे में ही थोड़ा-सा जानेंगे, लेकिन थोड़ा-सा पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में भी जान लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने इस समय जो सर्वे किया है, वो किसके साथ मिलके किया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पॉपुलेशन साइंसेज़, IIPS के साथ मिलके किया है। तो कई सारे डायमेंशन ऐसी हैं जिसके ऊपर डेटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे डेमोग्राफी, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑल दैट। तो कई सारे एक्सपर्ट जो हैं, नेशनल एक्सपर्ट, इंटरनेशनल एक्सपर्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल क्लिनिकल डेटा को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा मैट्रिक माना जाता है। तो दो एंड जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ है, इसके अंदर 2019 और 21 का भी डेटा इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट, अब ये 2 फेज़ में किया जाता है। पहला फेज़ जो है वो पैंडेमिक से पहले हुआ था और दूसरा फेज़ जो है वो पैंडेमिक के बाद में हुआ था। अब पैंडेमिक के बाद में कैसे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, कैसे उन्होंने ट्रैवल और किया है, कैसे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। हाँ, पैंडेमिक से पहले आपने किया होगा वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पैंडेमिक के बाद में कैसे किया होगा, पर्सनल कॉन्टैक्ट आपने कैसे किया होगा, ट्रैवल आपने कैसे किया होगा, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन की होगी, इसके बारे में सरकार ने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्स रेशो की, जिसके बारे में यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात की गई है। देखिए, जब सेंसस हुआ था 2011 में, लास्ट सेंसस हुआ था, उस समय हमारी जो सेक्स रेशो कितनी थी? 940। इस समय और उसी समय, मतलब 2011 की बात कर रहा हूँ, जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था तो उस समय सेक्स रेशो था कितना? 1000। इस समय सेक्स रेशो कितना है? 1020। तो ये हमारा जो सेंसस होता है ना, और नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे है, इसके बीच में काफ़ी गैप है। ये गैप ही अपने आप में डाउट क्रिएट करता है। अब ये गैप क्यों है, ये थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा। हमारे सेंसस के लिए जो सर्वे किया जाता है, वो किसके थ्रू किया जाता है? वो एनएसएस के द्वारा किया जाता है, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे। नेशनल सैंपल सर्वे के तहत जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होता है। वहाँ पे जो स्टाफ होता है सर्वे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसको खास इंस्ट्रक्शंस होती हैं और नेशनल सैंपल सर्वे के तहत हर इंस्ट्रक्शन को पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, मतलब ओपन रखा जाता है। तो पूरी तरह से उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जो सर्वे कलेक्ट किया है, वो पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में नहीं है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा डाउट जो है वो क्रिएट करता है। दूसरी बात, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसमें कई सारे लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जैसे जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो कैंप्स में रहते हैं, उनको इंक्लूड ही नहीं किया जाता। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ज़्यादातर पब्लिक को इंक्लूड किया जाता है। कुछ चीज़ों को अगर आप छोड़ दो, जैसे लोग जेल में जो हैं उनको नहीं कैलकुलेट किया जाता, या फिर जो आर्म्ड फोर्सेस में होते हैं उनको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो नेशनल सैंपल सर्वे है, उनके डेटा ज़्यादा क्रेडिबल होता है एज़ कंपेयर टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा से। ऐसा इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। चलिए, ये बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, ठीक है? जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कहना है कि 14.6% हाउस होल्ड में फीमेल हेड होती हैं, ठीक है? नेशनल सैंपल सर्वे ने कहा कि नहीं, 14 पॉइंट नहीं, सिर्फ 12% होती हैं। इसका मतलब दोनों डेटा में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है। और वो डिस्क्रिपेंसी क्यों है? क्योंकि दोनों के डेटा को कलेक्ट करने का तरीका अलग होता है। इसीलिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा को हम बहुत ज़्यादा रिलायबल यहाँ पे नहीं मान सकते हैं।
ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पास्ट में भी हुआ है। और भी यहाँ पे कई सारी कमियां हैं, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कि जब डेटा कलेक्ट किया है तो उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं दी, जिसकी वजह से पब्लिक को पता ही नहीं चल रहा है कि ये भैया कौन सा मेथड आपने अप्लाई किया है। दूसरी बात, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने क्या किया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या करता है, इसने जो डेटा को रिलीज किया है ना, काफी जल्दबाजी में कर दिया है, क्योंकि ये डेटा को सेंशलाइज करना चाहता है। अब सेंशनलाइज करने का मतलब ये है कि वो लाइक बहुत जल्दी जल्दी में उसने डेटा को कलेक्ट किया ताकि वो न्यूज़ बन सके। तो ये भी यहाँ पे बात की गई है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा गड़बड़, देखिए सीधी-सी बात है भैया, आप जब जल्दी-जल्दी डेटा को रिलीज़ करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही होगा। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिले हैं, जैसे सेक्स रेशियो एट बर्थ। सेक्स रेशियो एट बर्थ इंडिया में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है अकॉर्डिंग टू एनएसएस एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ सैंपल सर्वे, दोनों की वजह से इम्प्रूव हुआ है। 2015 में जो सेक्स रेशियो बर्थ था वो सिर्फ 2019 था, 919 था, जो कि 2019 और 20 में बढ़ के जो है वो 1929 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि बच्चे की जब पैदा होते हैं तो उस समय उनकी डेथ काफ़ी कम हो गई है, मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव हुई हैं, रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी, खासकर अर्बन एरियाज में। अर्बन एरिया में क्योंकि मेडिकल सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, है ना, जिसकी वजह से डेथ मोर्टेलिटी कम हुई है। तो ओवरऑल तो डेथ मोर्टेलिटी कम हुई है, लेकिन अगर आप देखें एब्सोल्यूट टर्म में, अभी भी इंडिया में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है या मैटरनल मोर्टेलिटी है काफ़ी हाई है, जिसको इम्प्रूव करने की यहाँ पे हमें ज़रूरत है। तो हमें अपना और ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर मैं क्रक्स की बात करूँ तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने इस समय जो डेटा रिलीज किया है, तो नेशन उस डेटा में कुछ खामियां हैं। पहली खामियां तो ये है कि इसको काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में इसको डिक्लेयर किया गया है। दूसरी बात, जो मेथड इन्होंने अपनाया है कैलकुलेट करने के लिए, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा में काफ़ी फ़र्क होता है। नेशनल सैंपल सर्वे का जो डेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होता है और रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो एग्जाम में वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्कस द फाइंडिंग ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड क्रिटिकली एनालाइज द मेथडोलॉजी एंड द फाइंडिंग्स ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो उसमें आप जो है ये कुछ फाइंडिंग्स बता सकते हो, जो फाइंडिंग यहाँ पे लिखी हुई हैं, और ये उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा क्रिटिकली एनालिसिस कर सकते हो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह के पॉइंट आप वहाँ पे डेफिनेटली लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही था, और इसके बाद हम लोग इसको एंड करते हैं। अगर आपको एनालिसिस ठीक ठाक लगा, देखिए न्यूज़पेपर ना आपको एक दिन में मज़ा नहीं आता है। अगर आपने पहले न्यूज़पेपर की आपको पढ़ने की आदत नहीं है और पहली बार आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको काफ़ी चीज़ें बोरिंग लग सकती हैं, आपके बाउंस हो सकती हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन न्यूज़पेपर को तभी आपको मतलब है जब आप उसको जो है महीना, 2 महीना, 6 महीना जब पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा हाँ, कि चीज़ें क्या हो रही हैं। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपका दिमाग खुलता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और मैच्योरिटी आती है। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन देख के और छोड़ दिया। लगातार देखिए, कोई भी चीज़ आप नई चीज़ सीखते हो तो एक दिन में तो नहीं सीख पाते हो। आपने साइकिल सीखा होगा, वो भी एक दिन में नहीं सीखोगा, लिखना सीखा होगा, वो भी एक दिन में नहीं सीखोगा। समय देना पड़ता है ना, तो इसीलिए न्यूज़पेपर को भी समय देना पड़ता है। जब आप इसमें महीना 2 महीना दोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि मोस्टली चीज़ें रिपीटेड होती हैं, नई-नई डायमेंशन आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं, और आपकी आंसर राइटिंग में भी मैच्योरिटी आती है, आपकी थॉट प्रोसेस में भी मैच्योरिटी आती है। ठीक है? तो इसी नोट के साथ आज के न्यूज़पेपर की मैं यहाँ पे एनालिसिस खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।